देखो कल की क्लास में हमने ओमेगा का जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा था। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? वन होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। फिर अपन ने इसकी पॉलर फॉर्म लिख दी थी, क्योंकि पॉलर फॉर्म में आपको एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड जो जेड होता है, मॉड्यूलस जेड होता है, वो सीधा दिख जाता है। तो जो वन की होती है कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो हमने लिखी थी, और ओमेगा की होती है कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन टू पाई बाई थ्री। ओमेगा स्क्वायर की होती है, बोलो, कॉस थ्री, हाँ ठीक है, और प्लस आयोटा साइन फोर पाई बाई थ्री। अब देखो प्रिंसिपल में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसमें से माइनस टू पाई सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखो उसके बाद हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था। तो एक तरफ जैसे यदि आपका ट्राइंगल है तो उसका ये आ जाएगा, आपका ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका ओमेगा हो जाएगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपके जो सर्कल है उसको तीन बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर यदि आपका कोई ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, ठीक है, और उसकी साइड क्या है, Z1 Z2 Z3 है, और उसका सेंटर कहाँ पे है बताओ? सेंटर आपका ओरिजिन पे है, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है, और वर्टेक्स क्या है, Z1 Z2 Z3 है। तो उस केस में आपका Z2 क्या होता है, ओमेगा Z1 होता है, और Z3 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर Z। और दूसरा अपन ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ वन, वो इजी सी चीजें थी, याद है या नहीं है? कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब देखो क्वेश्चंस करे थे वो ट्राइंगल के बारे में, कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करे थे। अब फिर लास्ट में बोला था कि ट्राइंगल यदि क्या हो, इक्विलेटरल हो, और Z1 Z2 Z3 इसके वर्टेक्स हो, तो आपका ये होता है Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3 इक्वल टू जीरो। यदि Z1 Z2 इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या हो, वर्टेक्स हो, शीट्स हो, तो उस केस में जो Z1 Z2 Z3 है उनमें रिलेशन का अपने ये पढ़ा था। अब देखो यदि आपने ट्राइंगल ले लिया जैसे ये, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, ये आपने ट्राइंगल ले लिया, ये लेट कर लिया जैसे ए। इसका मैं दूसरा प्रूफ बता रहा हूं, इस सेम का एक अपन ने प्रूफ कर दिया था, इनसे पुट करके बताया था, और करके इसका मैं दूसरा प्रूफ, वैसे इतना देना जरूरी नहीं बट क्वेश्चंस में कुछ काम आते हैं तो आपको आना चाहिए। ए बी और ये सी ले लिया। अब ए बी मुझे बताओ कितना है? ए बी आपका है, ये समझ लिया आपने, ए ले लिया Z1, ये ले लिया आपने Z2, और ये आपने ले लिया क्या, Z3 है। अब देखो यहां से ए, अब आपको दे रखा है ट्राइंगल क्या, इक्विलेटरल दे रखा है, ठीक है। ए बी और बी सी में क्या फर्क है? यदि आप, ये एंगल कितना है, 60 है। क्यों 60 है? दिया हुआ है कि ट्राइंगल क्या है आपका, समबाहु है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, गिवन है। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो यहां कितना है, 120 है। ये एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा, मतलब 120 होगा। तो आपका बी सी क्या है, बी सी आपका है कुछ नहीं है, आपको ए बी को e की पावर 2 पाई बाई 3 से घुमा दो। भाई ए बी को यहां रखो और इसको 2 पाई बाई 3 से घुमा दो, तो क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। अब बीसी का आपको पता है यहां एंगल कितना है, ये भी 60 है, तो ये कितना है वापस 128 2 पाई बाई 3 को। तो आपको पता है ए सी है, वो कैसे निकाल सकते हो, ए सी निकाल सकते हो, किसको घुमा दो, बी सी को e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 से घुमा दो, तो क्या आ जाएगा आपका? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब आपने ले लिया इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन ले लिया 2, तो यहां से 1 बाय 2 कराना, 1 बाय 2, तो यहां बी सी की वैल्यू क्या है आपको पता है, बी सी क्या है बताओ, Z3 माइनस Z2, आपको पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालने बता रखे हैं या नहीं। बी सी क्या होगा, Z3 माइनस क्या होगा, Z2, और ए बी क्या होगा जल्दी बताओ, ए बी होगा Z2 माइनस, वेरी गुड, Z2 माइनस Z1 होगा, और सी ए क्या हो जाएगा बताओ, Z1 माइनस सी ए चाहिए, नहीं एक मिनट, ए सी नहीं चाहिए, सी ए, हम इस डायरेक्शन में सेम लिखो, सी ए। यदि ऐसे लेते हैं ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, सी ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर लिखो, सी ए मतलब ए वाला पॉइंट माइनस ये क्या हो जाएगा, Z1 माइनस क्या हो जाएगा, Z3। कोई दिक्कत, ए बी सी और सी ए, ठीक है, सी ए क्या है, बी सी को, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है।
अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, BC अपॉन सी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से BC आएगा, BC की वैल्यू कितनी है, Z3 माइनस Z2 है, अपॉन क्या है, CA है, CA कितना है, Z1 माइनस Z3 है, और AB कितना है, देखो Z2 माइनस Z1, ये लिख दिया Z2 माइनस Z1, और वापस A क्या हो जाएगा आपका, BC, BC कितना है बताओ, Z3 माइनस Z2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, Z3 माइनस Z2, और ये सेम, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z3 है। देखो इसका A स्क्वायर B स्क्वायर करोगे ना तो क्या बनेगा, Z स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर है, और इधर क्या बनेगा, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 हो जाएगा, यहाँ माइनस भी रहेगा, माइनस का 2 Z2 Z3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो पहले इसको Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस Z1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस Z1 Z3 हो जाएगा। अब देखो इधर इसको ले आए Z1 स्क्वायर को एक साइड, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ फिर इन दो, एक सेकंड, इनमें एक पॉजिटिव होगा, Z2 Z3 देखो एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये आई थिंक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो Z1 Z3 है, इसको इधर ले आओ तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, Z1 Z3 हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ Z1 Z2 हो जाएगा। फिर देखो ये 2 नेगेटिव है, तो इससे एक ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, Z2 Z3। समझ रहे हो या नहीं, तो इसको एक प्रूव करने का ये भी तरीका है। कल एक चीज और सीखी थी अपने, यदि कोई पॉइंट P और Q दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट, समझ गए ना, ये कल वाला मैंने और तरीके से प्रूफ करा है, तो वापस उसमें और लिखा के लिख भी देना। एक अपन ने पढ़ा था, कोई पॉइंट दे रखा है, वो उससे यहाँ से पॉइंट P दे रखा है, उसका कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से डिनोट करा है, P से एक दूसरा दे दिया आपका क्या, Q दे दिया, जिसको किससे करा है, Z2 से करा है, PQ को अल्फा एंगल से घुमा दिया है, और समझ लिया R तक पहुंचा है, तो यहां से आपका OR जो होगा वो Z1 बोलो, और बोलो Z2 माइनस Z1 e की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो आयोटा अल्फा, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घुमाया, तो क्या हो जाएगा, e की पावर, कैन आई इरेज दिस। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको क्या बता देता हूं, एम्पलीट्यूड के बारे में बता देता हूं। एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और कोणांक किसका, जेड का। मेरे बता रखा है, कोई भी आपको यदि बोल रहा हूं एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपको थीटा निकालना होता है, वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। और इनका भी चलो मैं मॉड्यूलस भी लगा देता हूँ, बोल भी रहा हूँ पॉजिटिव है, फिर साथ में मॉड्यूलस भी लगा रहा हूँ, मतलब वैसे ये बोल दिया तो मॉड्यूलस की जरूरत भी नहीं है, ये आपको कोई वैल्यू आ रही है, तो यदि मैं बोल रहा हूँ x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो x, y मतलब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका जो आपका ये मैग्नीट्यूड होता है ना, ये आपका हो जाएगा थीटा। और यदि x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्योंकि बोला है x पॉजिटिव, वहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। यदि मैं बोल रहा हूं दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है बताओ, थीटा माइनस पाई, बिल्कुल सही हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और y क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो इसका हो जाएगा माइनस थीटा मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों को निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत अच्छे समझ में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वो इस पे ही बेस्ड होगा। तो ये आपको क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ Z1, Z2, Z3 be vertices of any triangle। Z1, Z2, Z3 किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। अब देखो फिर यहां पे एंड इट सेटिस्फाई, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये करता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, यहां लिख दिया 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। देन ट्राइंगल इज, कौन सा ट्राइंगल है, जो नीचे बनने वाला त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है। क्या चीजें दे रखी है, दो कंडीशन देखो, एक तो ये क्या बोला है कि त्रिभुज के तीनों क्या है, वर्टिसेस है, तीनों क्या है, वर्टिसेस है, और उसने बोला एक ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ट्राइंगल, ठीक है, ये जो भी कंडीशन है इसको क्या करता है, ट्राइंगल सेटिस्फाई करता है। तो ट्राइंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पे पहला हो गया कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया कौन सा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु। और एक समझ लिया राइट एंगल लिख दो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यहां फोर्थ हो गया नन ऑफ दीज। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब ट्राइंगल में बोला है कि पहले तो यहां पे इसका क्या मतलब है, ठीक है, सिर्फ इसको उठाओ, इसको उठाया तो अपन को लगा कि भाई ये कोई इसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दे रखा है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, बोलो, मॉड्यूलो z होता है, वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये आपका लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसका रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो तो यहाँ पे क्या है बताओ, ये 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 है। इसका मैग्नीट्यूड देखा तो 1 आया, क्योंकि 1/4 और 3/4 हो गया, ऐड करा, समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड आ रहा है 1। अब निकालो इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी यहाँ पे मैंने बताया था एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, यदि कोई भी क्वांटिटी मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव हो, या फिर आपको बता रखा है मॉड्यूलस वाई और मॉड्यूलस एक्स लेना है, तो सबसे पहले सिंपल थीटा निकालो। हमें देखना ही नहीं है कि भाई नेगेटिव है, वो पहले निकाल दे सिंपल सा थीटा। थीटा मतलब y को भी पॉजिटिव लेना है और x को भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये थीटा हो गया tan इनवर्स मॉड्यूलस y करा, तो मॉड्यूलस y मतलब ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा रूट 3/2, और नीचे क्या कर दिया 1/2, तो क्या है tan इनवर्स रूट 3, किसकी वैल्यू होती है π/3, 60 डिग्री, तो ये आपका आ गया π/3। अब आपने थीटा निकाला है, वो आपका आंसर नहीं है, ये थीटा क्या आ गया π/3 आ गया। अब आंसर निकालना कैसे, चेक करना है कि ये मैग्नीट्यूड है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान से देखो, यहाँ x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, तो कौन सा आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थीटा π/3 नहीं होगा, क्या होगा, -π/3 होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो ये है ना 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 है, क्या हो जाएगा बताओ, -π/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये एम्पलीट्यूड वाला इरेज कर सकता हूं। अब देखो, तो मतलब ये हुआ कि जो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपका z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, कौन सी फॉर्म है बताओ, ये वाली कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। एक होती है इसको r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, कौन सा रूप है बताओ,
पोलर फॉर्म ध्रुवीय, और दूसरा ये हो गया r e की पावर आयोटा थीटा, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और चरघातांकी रूप। तो इस फॉर्म को जो आपका 1/2 माइनस आयोटा √3/2 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1 और e की पावर आयोटा, यहां माइनस आयोटा π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि बस थीटा की वैल्यू, यहां जो थीटा है ना दोनों में, वो क्या एम्पलीट्यूड है और r क्या है मैग्नीट्यूड है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है z1 माइनस z2, फिर यहां क्या हो गया z2 माइनस z3, और यहां क्या आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा π/3। इसका मतलब आयोटा भले तुम हटाओ, यहां लो माइनस। इसका मतलब क्या है, ये जो भी लाइन है, ये लाइन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस लाइन को ध्यान से सुनना, इस लाइन को ये ले ली कोई लाइन, ठीक है, ये आपने चलो BC ले ली, क्योंकि आपने C पॉइंट ए ले लिया, B ले लिया, ये तो ये BC ले ली, ठीक है, BC कोई लाइन ले ली, या C भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा लेते हैं, C भी ले लिया, क्योंकि ये हमेशा y2 माइनस करते हैं। तो इसको Z3 ले लिया, इसको क्या ले लिया Z2 ले लिया, इसको ले लिया Z3, इसको ले लिया क्या Z2। तो ये लाइन कैसे मिलेगी, इन दोनों का मतलब है इस सेम लाइन को आप एंगल यदि पॉजिटिव होता तो ऊपर π/3 से मिल जाती, एंगल यदि नेगेटिव होगा, ये आपने ले लिया क्या एंगल नेगेटिव, यहां मतलब नीचे की साइड घुमा दिया, इस साइड को नीचे की साइड π/3 से घुमाया, नीचे की साइड इसीलिए नेगेटिव है, तो क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, और ये क्या है आपका, ये आपका A हो गया, समझ गए ना, ये CA है या नहीं है, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल CA है, इज दैट क्लियर और नॉट, एक सेकंड, BA Z2 माइनस Z1 A है, Z1 माइनस, हाँ ठीक है, यही तो है भाई। CA क्या होगी, Z1 माइनस Z2 तो होगी, तो दे रखा है ना, तो भाई CA क्या हो गई, ये CA हो गई आपके CB, और ये e की पावर आयोटा माइनस π/3। मेरी बात समझ में आया, सेम इक्वेशन है। तो यदि आप CB को इस एंगल से घुमा दोगे तो क्या मिल जाएगा, CA मिल जाएगा, मतलब ये और ये दोनों क्या होगी, साइड बराबर होगी, बीच का एंगल कितना दे रखा है π/3। अब आपको पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, यदि दो साइड इक्वल होती है तो उनके नीचे वाला एंगल इक्वल होता है। ये एंगल हमको पता चल गया क्या है, 60 है, ठीक है, नेगेटिव लिया क्योंकि भाई माइनस है ना, तो इसीलिए इस साइड गए, तो अपन को पता चल गया ये एंगल 60 है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल समझ लिया, ये भी x है, दूसरा भी x है, x प्लस π/3, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा 180 होगा, तो मतलब 2x क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, मतलब x क्या हो जाएगा π/3, और सीधा ही समझो ना भाई, ये दोनों इक्वल है, तो ये 180 से 60 गया, 120 बचा, तो ये 60 है। समझ में आया नहीं है, when all angles are equal to 60 the triangle is, ठीक है। अब ये चीजें तुम्हें याद हो तो एम्पलीट्यूड में मैंने इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड में 12 एम्पलीट्यूड लिखाए थे, उनमें से एक ये था, याद है, याद है नहीं, दिक्कत ये है, तो इसलिए क्वेश्चन कितना इजी था, यहां से ही स्टार्ट होना था इस क्वेश्चन को, सीधा ही, और सीधा आपको अभी भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा था, यदि ये e की पावर आयोटा e की पावर माइनस आयोटा π/3 है, तो मतलब इसको इस एंगल से घुमाने से ये मिल रहा है, तो सीधा ये हो गया ना, सीधे ही यहाँ पहुंच जाते, बट आपको वो याद होना चाहिए था, मैंने लिखा दिया। अब देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये आपके बहुत काम का टॉपिक है, बीएससी फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है, तो वहां जहां कॉम्प्लेक्स में आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सर्किल की है, इसका अच्छा खासा रोल होता है, तो पीछा नहीं छोड़ेगा बीएससी तक, तो ध्यान से पढ़ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब देखो अपन को क्या निकालनी है, सर्कल की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालनी है, तो पहले तो सर्कल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे अपन पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे सारी डिटेल में, चलो सीधा ही करते हैं। सर्कल की जो मैं दो चीजें बताता हूं, जो सर्कल होता है
इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बता देता हूँ थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ, यदि कोई सर्कल है उसका सेंटर यदि ले रहे हैं अपन h कोमा के, यदि आप सर्कल का सेंटर ले रहे हो h कोमा के और रेडियस बोल रहे हो r है, उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर और ये हो गया r का स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल आएगा। और यदि आप इस सेम सर्कल का सेंटर यदि आप शिफ्ट कर दो 0,0, ठीक है, तो h सेंटर क्या हो जाएगा? 0 को, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी? r स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल किसकी इक्वेशन है? सर्कल की है। और ये जिसका भाई समझ रहे हो ना दोनों में। अब देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, अब ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझाऊंगा। सर्कल की क्या समझनी है आपको? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझनी है। तो देखो सबसे पहले आपको भाई सर्कल है तो भले वो कॉम्प्लेक्स में पढ़ो कहीं पे पढ़ो, सर्कल हमेशा क्या रहेगा? सर्कल ही रहेगा। और इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन क्या होती है? किसी भी कर्व की इक्वेशन होती क्या है? क्या होती है इक्वेशन? यदि मैं बोल रहा हूं ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है? रेडियस तो फिक्स होगी, ठीक है, हर एक भाई इसकी रेडियस तो फिक्स होगी, मान रहे हो नहीं? ये चलो मैं एक सर्कल बना के बता दूंगा। ये आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया? 4 ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्वेशन ले ली, इसकी रेडियस मतलब क्या है? 4 है, सेंटर क्या है? 0, 0। किसी भी कर्व की इक्वेशन वो होती है कि यहां जो x और y की हर एक सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, x और y की हर एक सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू जब लोगे तो कर्व मिल जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक x y क्या है? इस सर्किल पे आने वाला पॉइंट है, और इस सर्कल पे आने वाला हर एक पॉइंट है वो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। किसी कर्व की इक्वेशन का मतलब यही होता है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट उस कर्व पे होगा, और उस कर्व पे आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस सर्कमफेरेंस का समझ में आया ना? अब देखो वैसे ये बना भी सकते हैं हम, तो प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखो यदि आप एक्स स्क्वायर लोगे ना तो यहाँ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4। इसको भले चेक भी कर सकते हो यहाँ से। सेम के लिए यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी, एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक वैल्यू आगे पीछे सारी मिल जाएगी। और कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे ना, इसका रीजन भी है कि हर एक एक्स के लिए आपको यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी वाई की, तो हर एक एक्स के लिए एक इस साइड मिलेगी, एक इस साइड मिलेगी। समझ रहे हो ना? और यहाँ से ये भी देख सकते हैं वाई हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से बड़ा ही लेना। एक सेकंड नेगेटिव नहीं चलेगा, मतलब y आपका 2 से बड़ा ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 से छोटा लेते अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली है ना? हाँ बिल्कुल सही। तो y की क्या? एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, हाँ y 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या निकला है कि जो y है ना उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी y की वैल्यू आपके 4 से बड़ी नहीं हो, मतलब y की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती, 2 से बड़ी y की वैल्यू नहीं हो सकती। 2 से बड़ी होते क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इज दैट क्लियर? वैसे ये तो देखो जैसे 2 से छोटी वैल्यू लिखोगे हर एक वैल्यू पे 2 वैल्यू मिल जाएगी, x की पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगी, तो ऐसे पूरा कर्व ट्रेस भी हो सकता है। बाकी तुम्हें क्या समझना है? किसी भी कर्व की इक्वेशन क्या होती है? पूरी रामायण गा दी। ये सर्किल की इक्वेशन यूं है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट कहां पे है? इस मैंने भाई कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था तो क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मैंने बोला हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आने वाला हर एक पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम ही तो चीज है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा? इस कर्व सर्किल पे होगा, इस सर्किल पे आने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो फिर अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या है? अब देखो दो केस लेते हैं। केस 1 ले लिया,
सेंटर ले लिया क्या 0,0 एंड रेडियस क्या ले ली, रेडियस ले ली क्या r। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है मॉड्यूलस z इक्वल टू क्या होती है r। ठीक है, जिस सर्किल का सेंटर क्या हो 0,0 हो और रेडियस क्या हो r हो, उस सर्किल की इक्वेशन क्या होती है मॉड्यूलस z इक्वल टू r होती है। अब इसको निकालना भी इतना डिफिकल्ट नहीं, इसका है व्हाट्सएप पर। अच्छा, अब देखो यहां आपको ये हो गई किस सर्कल की हुई है जिसका सेंटर क्या हुआ 0,0, रेडियस क्या हुई r। कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ भी कर सकते हैं। मॉड्यूलस z की वैल्यू क्या होती है बताओ, वाई स्क्वायर हो गई, ये r हो गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो गया। तो भाई सर्कल सर्कल रहेगा, भले कॉम्प्लेक्स में पढ़ो तो यही तो बन रहा है। समझ में आया नहीं आया? केस टू लिया इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, यार हिंदी में भी बताना है, जिसका केंद्र क्या हो 0,0 और त्रिज्या क्या हो r हो। ये आपकी हो गई त्रिज्या और ये क्या हो गया केंद्र। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 यहां पे सेंटर ले लिया क्या Z0 ले लिया। Z0 मतलब ये इस टाइप का होगा, जैसे समझ लिया H प्लस आयोटा K हो गया, समझ गया ना। या फिर मतलब x की वैल्यू क्या है h है और y की वैल्यू k, कोई पर्टिकुलर सेंटर आ गया। ठीक है, सेंटर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0 है। ठीक है, और रेडियस ले ली एंड रेडियस क्या ले ली अपन ने, रेडियस ले ली r। ठीक है, तो रेडियस r ले ली, तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी वो बनेगी z माइनस Z0 का मॉड्यूलस इक्वल टू क्या होगा r होगा। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है z क्या होता है, z आपका होता है बोलो x प्लस आयोटा y होता है। तो यहां लिखा x प्लस आयोटा y और यहां क्या हो जाएगा माइनस h प्लस आयोटा k हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो x माइनस h आपको पता है रियल से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है। तो y माइनस k और यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा, ये आपका बन गया r। और इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, मॉड्यूलस में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लगेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायरिंग बोथ साइड करी x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ r का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है भाई, सर्कल सर्कल होता है भले कॉम्प्लेक्स में हो या कुछ भी हो। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या हो 0,0 और रेडियस r हो, क्या होती है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मॉड्यूलस z इक्वल टू r, अपन ने प्रूफ कर लिया। और सर्कल जिसका सेंटर क्या हो Z0 हो, h k तो छोड़ो, Z0 हो तो उसकी इक्वेशन, ये इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों बोलते हैं सर्कल को, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है ये। ठीक है, z की फॉर्म में लिखा है ना तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो z माइनस Z0 का मॉड्यूलस इक्वल्स टू r। ठीक है, और इक्वेशन में आयोटा आएगा नहीं क्योंकि इक्वेशन इज फ्री ऑफ आयोटा। क्यों होगी इक्वेशन आयोटा से फ्री, इक्वेशन क्यों होगी आयोटा से फ्री, या मॉड्यूलस z क्यों लिखा है, इक्वेशन आयोटा से फ्री क्यों? किसी भी क्वांटिटी में आयोटा आ जाता है मतलब इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। ठीक है भाई, आयोटा आ गया मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, जो रूट के अंदर नेगेटिव वाले होते हैं उसको बोलते हैं। तो यदि किसी इक्वेशन में आयोटा आ गया मतलब इमेजिनरी पोर्शन आ गया, और इमेजिनरी तो पता ही नहीं है किससे छोटा है किससे बड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव वो तो पता ही नहीं है ना, तो उसका कर्व कैसे बनाओगे, इमेजिनरी का कर्व कैसे बनाओगे, तुम्हें पता ही नहीं है ना वो कहां पे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी कर्व की इक्वेशन में आयोटा या इमेजिनरी नंबर आएगा ही नहीं। इक्वेशंस विल ऑलवेज बी फ्री ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि इमेजिनरी को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो देखकर अब आगे, अब थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, इसमें ही वापस रीजन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके रीजन से ही बनते हैं। वैसे दो तरीके से, जो मैंने आपको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उससे भी हो जाएगा, अब यहां रीजंस enclosed inside or outside of the circle, inside or outside of the circle, सर्कल वृत्त के अंदर तथा
बाहर का क्षेत्र। अब लिया केस 1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर 0,0 है, ठीक है, और रेडियस कितनी है r है, अब बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये बनाया, सेंटर ले लिया यहाँ पर, ये y एक्स एक्सिस ही सीधी नहीं हो रही, ये आपने ले लिया क्या, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, अब ये आपने बना दिया क्या, सर्कल, ठीक है। अब सर्कल यहाँ पे मॉड्यूलस z इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की होगी। तो यहाँ पे जो अंदर वाला एरिया है वो क्या है बताओ, ये z इक्वल्स टू r क्या है, ये बाउंड्री पे है, ये बाउंड्री पे है, ये क्योंकि सर्कल तो ये बन रहा है ना, तो यहाँ पे z जब r से छोटा होगा तो ये क्या होगा, इनसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर का क्षेत्र, ये कौन सा रीजन होगा, सर्कल के अंदर का रीजन हो जाएगा, और वापस ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस z, ये किससे, r से बड़ा होगा, ये होगा आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहां से फिर दूसरा ले लेते हैं, वैसे बात तो सेम ही है। केस 2 आपका ले लिया, z माइनस z0 इक्वल्स टू क्या है, r है। तो इसमें सर्कल का सेंटर क्या है, z0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। z0 का क्या मतलब, कोई क्वांटिटी 3 + 2 आयोटा, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा का 3,2 हो जाएगा, 4 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, 4,-1 हो जाएगा, ऐसा। तो अब इसका आपके सर्कल का ये आपने समझ लिया क्या, सेंटर है वो क्या समझ लिया, z0 समझ लिया, और ये आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब ये क्या ओरिजिन है, नहीं है, ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन कहीं पे भी हो सकता है, मैंने ये z0 है, ठीक है, ओरिजिन कहीं हो सकता है। तो यहां से ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये आपके ये लाइन, कौन सी लाइन है, इसके ऊपर आने वाला, भाई समझ गए ना, ये आपका z माइनस z0 वाला है ना, ये इस लाइन का है। तो जब z माइनस z0 इसके अंदर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अंदर का रीजन हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल पॉइंट, या ये रीजन हो जाएगा इनसाइड द सर्कल, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन हटा दो, ये आपका हो जाएगा आउटसाइड, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। अब देखो यहां पे बाउंड्री पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली बाउंड्री वाला रीजन क्या है, z माइनस z0 r, यहाँ पे मॉड्यूलस z इक्वल टू r, ये बाउंड्री वाला हो गया, और इससे कम हुआ रेडियस के अंदर, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो, इफ क्वेश्चन लिया, इफ मॉड्यूलस z इक्वल्स टू क्या है, 1 और 1 से छोटा, ये बोल रहा है जो मॉड्यूलस z की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 या 1 से कम होगी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, 1 या 1 से कम हो सकती है। देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 3, z-3 की क्या निकालनी है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो, एक आपको छोटी सी मैं बात समझाना चाहता हूं, यदि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बोल रहा हूं z1 माइनस z2 है, यस ये समझ लिया, p समझ लिया क्या, ये आपको समझ लिया z1 है, और q समझ लिया क्या आपको z2 है। तो p q क्या हो जाएगा, p q का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1, इज दैट क्लियर। पी क्यू का जो ये लाइन क्या बनेगी,
Z2 माइनस Z1, इज दैट क्लियर ना? पहला कॉम्प्लेक्स नंबर P Z1 ले लिया, दूसरा क्या, ये कैसे बनेगी, डिस्टेंस फॉर्मुलेशन आपको सारी चीजें बता रखी है, तो PQ क्या बनेगी, Z2 माइनस। तो अपन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा है, तो यहाँ पे ये कौन से पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, एक तो पॉइंट है Z और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 3, ठीक है। एक भाई ये Z माइनस 3 अपन को निकालना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 और Z के बीच की डिस्टेंस है, इज दैट क्लियर? अब Z के बारे में क्या चीजें हैं अभी देखेंगे, समझना, ये तो चीज समझ में आ गई, ये अलग से बता रहे हैं। अब देखो यहां से अब अपने पास क्या है, एक तो आपको दे रखा है मॉड्यूलस Z इक्वल्स टू 1 का कौन सा कर्व बनेगा, सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस क्या है 1 है, तो यहां से आप बना दो ये, बस खत्म कर ही रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो गया जिसका क्या हो गया, सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई यहां से यहां तक क्या हो गई 1 हो गई। अब बात रही यहां पे दूसरा पॉइंट बनाते हैं, एक Z तो बनेगा नहीं क्योंकि Z तो घूम रहा है। अब यहां पे बात कर रहा है मॉड्यूलस Z की वैल्यू, मतलब ये 1 के अंदर का, भाई Z ये बोल रहा है मॉड्यूलस Z क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, तो मतलब Z क्या होगा, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, समझ गए ना? Z की पॉसिबल वैल्यू क्या, ये गिवन है, ठीक है, मॉड्यूलस Z हमेशा 1 से छोटा होगा, मतलब इंटरनल रीजन पूरा दे रखा है, बाउंड्री भी दे रखी है क्योंकि यहाँ इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे पहला ये यहाँ से यहाँ तक 1 समझ लिया, यहाँ से यहाँ तक 2 समझ लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या समझ लिया 3 समझ लिया, ये पॉइंट क्या होगा 3,0। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ 3 हो गया, ये फिक्स हो गया, और ये Z है ना, ये पूरा इसके अंदर कहीं भी हो सकता है क्योंकि मॉड्यूलस Z क्या होगा 1 और 1 से छोटा, मतलब इंटरनल रीजन ले लिया। अब यहाँ Z हो सकता है इस 3 से लेके यहाँ तक हो जाए, समझ गए ना? तो Q पॉइंट फिक्स होगा, P ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या निकालनी है, Z माइनस 3 की, Z एक कहां से आएगा, इस सर्कल और सर्कल के अंदर से आएगा, और 3 क्या है फिक्स है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो तुम बताओ फिर क्या कौन सी होगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, तभी तो लाइन मिनिमम होगी। और ये कितनी है, एक रेडियस है और 3 है, ये तो ये यहां से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, समझ में आने। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखो यहां से समझ गए ना, तो 1 यहां से यहां तक क्या हो गया, ये आपका 3 हो गया, 1 4 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी है, इज दैट क्लियर? मैंने तुम्हें याद हो तो ऐसे क्वेश्चन को पहले भी करा दिए थे, ठीक है, हमने पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जब भाई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? तो यहां पे आपको पता है जो मॉड्यूलस Z1 Z2 है, ठीक है, जो हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनसे कर रहे हैं, तो आपको पता है Z1 माइनस Z2 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, इससे मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी मॉड्यूलस Z1 माइनस मॉड्यूलस Z2। अब इसके ऊपर भी मॉड्यूलस लगा देना, क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूलस Z1 Z2 की वैल्यू निकालते हैं, ये कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया अपन ने, मॉड्यूलस लगा दिया। अब यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है Z माइनस 3 की आपको निकालनी, ठीक है, मैं पहले ही बीच में लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Z1 की जगह क्या हो गया मॉड्यूलस Z, और प्लस यहाँ क्या हो गया मॉड्यूलस 3 हो गया, इज दैट क्लियर? अब यहां से यहां क्या हो जाएगा मॉड्यूलस Z, और यहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहां से अब मॉड्यूलस Z के बारे में उन्होंने बताया है कि ये क्या हो सकता है, ये 1 या 1 से छोटा हो सकता है। अब अपनी मर्जी कुछ भी लें, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो बड़ा वाला ही लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या ले ली 1 ले ली, तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लें, अब सोच लिया 0 ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा -3, उसका मॉड्यूलस +3 हो जाएगा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, तो यहाँ ले लोगे ना, जब आप क्या 1 लोगे तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, उसका मॉड्यूलस लोगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये मिनिमम आ गई, वो मैक्सिमम आ गए।
तो सीधा अपन बिना इसके ही कर सकते थे, पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना जरूरी है क्योंकि सारी चीजों का रीजन समझ में आने कोई दिक्कत। अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। यदि दे दिया z प्लस 4 इक्वल टू 3 दे दिया आपका, ठीक है, ये आपका दे दिया z प्लस 4 इक्वल टू क्या दे दिया 3 दे दिया, और यहां निकाल दी किसकी वैल्यू z प्लस 1 की वैल्यू। अब देखो इसमें दिक्कत आई कि जहां वो कॉन्सेप्ट लगाना था ना, वहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा एक अलग हो गया। वहां तो फिर बहुत इजी बन रहा है z, भाई जिस z की वैल्यू दे रखी है ना, ये कितना इजी दे रखा है z में। अब यहाँ निकालना है ये, और पड़ा है क्या ये z प्लस 4 का। अब इसको कैसे करेंगे, इसको पहले तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी, वो तो मुझे बताओ कर्व क्या बनेगा, z प्लस 4 है मतलब इसका सेंटर कितना होगा। ये सर्किल की इक्वेशन है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 3 है, इसका सेंटर कितना है 0,0 है, अकेला z थोड़ी है, z प्लस 4 है, -4,0। देखो कैसे, यहां पे z को ले लो क्या x प्लस आयोटा y ले लिया, और ये ले लिया 4 इक्वल्स टू ले लिया 3, x प्लस 4 हो गया, आयोटा y हो गया इक्वल्स टू हो गया 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ x प्लस 4 का स्क्वायर और ये y स्क्वायर हुआ है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल के लिखा है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं h, k, रेडियस होती है r, तो रेडियस आ गई 3, सेंटर के यहाँ इसको x माइनस -4, तो ये आपका h है, ठीक है, -4, और k क्या है 0। समझ में आया, ठीक है। तो यहां से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है सर्किल के, बताओ। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -4,0, तो फिर बनाओ 1 2 3 और ये 4 हो गया, और रेडियस ले ली 3, 1 2 3, तो यहाँ से एक सेकेंड 1 2 3 4, 4 से यहाँ 3 तक हो गया, यहाँ सेंटर हो गया क्या, ये हो गया -4,0, y एक्सिस पे है ही नहीं, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगी 3 होगी, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। अब बात करो इसकी z प्लस 1 वाला पॉइंट है, ये क्या है बताओ, यहाँ सेम ऐसे पहला z1 आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 पॉइंट को, तो एक पॉइंट तो क्या है, एक पॉइंट तो आपका z है, z क्या हो सकता है, यहाँ पे z बोल रहा है इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 है मतलब इस बाउंड्री पे आने वाला पॉइंट है। भाई z आपको ये गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया बाउंड्री पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लेस देन था, मतलब पूरा सर्किल के अंदर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे z क्या है, इस बाउंड्री के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट है। अब यहां से चलो पहले इसका बताता हूँ, तो ये किसके कौन सी लाइन को डिनोट करेगा, एक होगी z और एक क्या होगी -1, तो समझ रहे हो ना, इज दैट क्लियर ना। इससे इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा ना, प्लस z2 माइनस z1 कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ले लो, ये लो, ये आपका -1 ले लिया, इसको -1 ले लिया, और इसको ले लिया z, तो यहाँ से z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक पॉइंट क्या है -1 है, -1 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इस बाउंड्री पे आने वाला कोई भी z हो सकता है, तो इस पॉइंट से इस बाउंड्री पे आने वाले कोई पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, बाउंड्री का भी ये पॉइंट ले लो 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो मिनिमम क्या हो गई 0 और मैक्सिमम क्या हो गई 6 हो गई। डायग्राम से दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सेम क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकल अप्रोच से तो कर दिया, बट इस अप्रोच से कैसे करें। अब आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको z प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, और गिवन किसकी वैल्यू है z प्लस 4 की है। तो भाई क्या दिक्कत है, आप क्या करो, z प्लस 1 है ना, उसमें लिख दो +3 -3, तो एक तो आपका z प्लस 4 हो जाएगा पहला कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, दूसरी हो जाएगी -3,
समझ गए ना। तो आपने क्या करना है, इसको इसको चेंज करके क्या बना दिया, एक तो लिख दिया z+4 और एक क्या लिखा -3 लिखा दूसरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा z+4 हो जाएगा और इधर -3 हो जाएगा। तो समझ रहे हो, और z+4 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है, 3 और वो -3 + 3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका पहली क्वांटिटी क्या दे रखी है आपकी z+4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -3। तो इस बार यहाँ 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 6। वहाँ 4, अच्छा 4 उसकी है, 3 इसकी है और ये इसकी हो गई 6 और इसकी हो गई 0। समझ में आया या नहीं आया, इजी था, ठीक है, बाकी लेंगे कल।